बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाले। बेटा सिटी कॉलेज के आपको ऑनलाइन फोरम से वेलकम किया जाता है और हम चैप्टर नंबर 2 स्टडी कर रहे थे बायोलॉजी के अंदर। मेरा नाम डॉक्टर यासिर ख़ान है और बायोलॉजी के अंदर हम चैप्टर नंबर 2 जो स्टडी कर रहे थे उसका जो आखिरी टॉपिक हमने स्टडी किया था वो प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर स्टडी किया था। आज जो हमने टॉपिक स्टडी करना है बेटा वो स्टडी करना है, ये स्लाइड बड़ी इंपॉर्टेंट है, द इजी वे टू अंडरस्टैंड द बायोलॉजी। न्यूक्लिक एसिड का टॉपिक हमने स्टडी करना है कि व्हाट इज़ न्यूक्लिक एसिड। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से भी इंपॉर्टेंट है, वेरियस लॉन्ग क्वेश्चन है। देखते हैं हमारी स्लाइड्स के अंदर हमारे पास क्या क्या मौजूद है। न्यूक्लिक एसिड्स के अंदर सबसे पहले उसकी डिस्कवरी मौजूद है। डिस्कवरी आपने याद रखनी है कि न्यूक्लिक एसिड को डिस्कवर करने वाला जो साइंटिस्ट था वो फ्रेडरिक मिस्चर था। अब इसका जो नेम है वो एमिल फिशर के साथ अक्सर कंफ्यूज कर जाता है, लेकिन आपने याद रखना है कि एमिल फिशर ने लॉक एंड की मॉडल प्रेजेंट किया था, जबकि फ्रेडरिक मिस्चर ने न्यूक्लिक एसिड को डिस्कवर किया था। किस में डिस्कवर किया था? फ्रेडरिक मिस्चर ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था इन द फिश स्पर्म सेल एंड द न्यूक्लियाई ऑफ द पस सेल्स। हम जो ह्यूमंस हैं हमारे पस सेल्स कौन से होते हैं? वाइट ब्लड सेल्स, जिन्हें आप ल्यूकोसाइट्स का नाम भी देते हैं। अब पस सेल्स के अंदर क्यों डिस्कवर किया? रेड ब्लड सेल्स में क्यों नहीं डिस्कवर किया? प्लेटलेट्स के अंदर क्यों नहीं डिस्कवर किया? क्योंकि आरबीसीज के जो मैच्योर सेल्स होते हैं उन्हें आप एरिथ्रोसाइट्स का नाम देते हो एंड एरिथ्रोसाइट्स लैक द न्यूक्लियस। एरिथ्रोसाइट्स में न्यूक्लियस नहीं होता। इसी तरह से जो प्लेटलेट्स होते हैं दीज आर द फ्रेगमेंट्स ऑफ मेगा कैरियोसाइट्स, और इन्हें आप कहते हो कि जो प्लेटलेट्स हैं इनका अदर नेम है थ्रोम्बोसाइट्स, और इनके अंदर भी न्यूक्लियस नहीं है। इस वजह से पस सेल्स के अंदर न्यूक्लियाई को डिस्कवर किया गया और फिश स्पर्म सेल के न्यूक्लियाई के अंदर इन्होंने एक मखसूस किस्म की सब्सटेंस को डिस्कवर किया और उस सब्सटेंस को क्या नाम दिया? उस सब्सटेंस को इन्होंने नाम दिया न्यूक्लिन का। क्या नाम दिया? न्यूक्लिन का नाम दिया। दैट सब्सटेंस इज नोन एज द न्यूक्लिन। बाद में पता चला कि ये जो न्यूक्लिन है इसकी जो नेचर है वो एसिडिक नेचर है। क्या नेचर है? एसिडिक नेचर है। तो उसी की बुनियाद पे इन्होंने कहा कि दैट इज एक्चुअली द न्यूक्लिक एसिड। और न्यूक्लिक एसिड की टाइप्स कितनी होती हैं? 2। एक डीएनए, दूसरा आरएनए। डीएनए को हम क्या कहते हैं? डीएनए को हम कहते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या कहते हो? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड का नाम देते हैं। और आरएनए को हम क्या कहते हैं? आरएनए इज नोन एज द राइबो न्यूक्लिक एसिड। देखो दोनों के लास्ट में राइबो न्यूक्लिक एसिड लगा हुआ है। एक डीऑक्सी है और एक सिर्फ राइबो न्यूक्लिक एसिड है। एक डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और एक सिर्फ राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो जो न्यूक्लिक एसिड है उसकी 2 टाइप्स हैं। इसके बाद देखें हमारे पास मजीद कौन सी बातें? टाइप्स के बाद आपको पता होना चाहिए कि डीएनए और आरएनए हैं क्या, फिर हम इनके स्ट्रक्चर की तरफ जा सकते हैं। तो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए हो, दे आर फॉर्म्ड बाय द पॉलीमर्स ऑफ मोनोमर्स कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड। यानी हम कह सकते हैं कि दे आर नोन एज द पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। क्या कह सकते हैं? दे आर नोन एज द पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। यानी कि न्यूक्लियोटाइड्स के मिलने से एक लंबी चेन बनती है जिसे आप डीएनए भी कह सकते हो, जिसे हम आरएनए भी कह सकते हैं। हम देखेंगे कि दोनों में फर्क क्या है, किसे आप डीएनए कहोगे, किसे आप आरएनए कहोगे, लेकिन दोनों में एक चीज कॉमन है, दैट आर द न्यूक्लियोटाइड्स। दोनों जो है वो न्यूक्लियोटाइड्स की पॉलीमराइजेशन के मिलने से बनते हैं। तो दे आर द पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर। नेक्स्ट स्लाइड। न्यूक्लियोटाइड के अंदर क्या क्या मौजूद होता है? देखो हमें न्यूक्लियोटाइड का पता चल जाए, हमें डीएनए और आरएनए के स्ट्रक्चर का पता चल जाएगा। तो हम एक न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर को देखते हैं। उसके अंदर 3 चीजें शामिल होती हैं। कौन कौन सी चीजें शामिल हैं? देखें, एक नाइट्रोजनस बेस, एक पेंटोज शुगर और एक फॉस्फेट ग्रुप शामिल है। कौन सी 3 चीजें? एक नाइट्रोजनस बेस है, एक पेंटोज शुगर है और एक फॉस्फेट ग्रुप। तो हम कहते हैं कि ये मिलके, तीनों मिलके क्या बना देते हैं? एक न्यूक्लियोटाइड बना देते हैं। देखो जो हमारे पास
नाइट्रोजनस बेस है वो कौन कौन सी हो सकती हैं? नाइट्रोजनस बेस दो तरह की होती हैं, या तो प्यूरीन्स होती हैं या फिर पायरिमिडीन्स होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? या प्यूरीन्स हैं या फिर पायरिमिडीन्स हैं। प्यूरीन्स को हम कहते हैं ये डबल रिंग्ड होती हैं। क्या है? डबल रिंग नाइट्रोजनस बेसिस। पायरिमिडीन्स को हम कहते हैं कि सिंगल रिंग्ड नाइट्रोजनस बेसिस हैं। सिंगल रिंग्ड नाइट्रोजनस बेसिस। प्यूरीन्स को हम कहते हैं दीज आर द लार्जर बेसिस। प्यूरीन्स क्या है? लार्जर बेसिस है, while the pyrimidines are the smaller bases। pyrimidines को आप क्या कहते हो? ये स्मॉलर बेसिस है। pyrimidines are the smaller bases while purines are the larger bases। प्यूरीन्स के अंदर आप देखोगे दो रिंग्स है ना, मैंने कहा डबल रिंग्ड है। एक जो होगा वो 6 कॉर्नर रिंग होगा और एक जो होगा वो 5 कॉर्नर रिंग होगा। प्यूरीन्स डबल रिंग्ड है, उनका एक रिंग 6 कॉर्नर रिंग होगा, एक 5 कॉर्नर रिंग होगा, जबकि पायरिमिडीन सिंगल रिंग्ड, और वो जो सिंगल रिंग्ड होता है वो 6 कॉर्नर रिंग होता है। क्या होता है? 6 कॉर्नर रिंग। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि प्यूरीन्स के अंदर कौन कौन सी नाइट्रोजनस बेसिस शामिल है और पायरिमिडीन्स के अंदर कौन कौन सी नाइट्रोजनस बेसिस शामिल। देखो प्यूरीन्स के अंदर शामिल हैं एडिनिन एंड गुआनिन। क्या क्या शामिल है? एडिनिन शामिल है और गुआनिन शामिल है प्यूरीन्स में। जबकि पायरिमिडीन्स में क्या शामिल है? पायरिमिडीन्स में 3 तरह की नाइट्रोजनस बेसिस शामिल है। एक शामिल है साइटोसिन, एक शामिल है थायामीन और एक शामिल है यूरासिल। एक शामिल है साइटोसिन, एक शामिल है थायामीन और एक शामिल है यूरासिल। देखो अगर आपके पास एमसीक्यू आ जाए कि आप बताएं कि डीएनए में और आरएनए में कौन कौन सी नाइट्रोजनस बेसिस कॉमन है, तो चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए हो, दोनों में एडिनिन, गुआनिन और साइटोसिन कॉमन है। एडिनिन, गुआनिन और साइटोसिन ये 3 ऐसी नाइट्रोजनस बेसिस हैं जो डीएनए में भी होंगी, आरएनए में भी होंगी। जबकि ये जो मैंने थायामीन और यूरासिल लिखी है, इनमें से एक डीएनए में है, एक आरएनए में। तो जो आरएनए है उसके अंदर मौजूद होती है यूरासिल, जबकि जो डीएनए है उसमें मौजूद है थायामीन। इसका मतलब है टोटल मैंने यहाँ पे 5 नाइट्रोजनस बेसिस लिखी थी, एक एडिनिन, एक गुआनिन, 2 ये हो गई, एक साइटोसिन, एक थायामीन, एक यूरासिल, 3 ये 5 है। 5 में से अगर आप डीएनए में देखोगे तो 4 है, आरएनए में भी देखोगे तो 4 है। डीएनए में भी 4, आरएनए में भी 4। ये 3 ऐसी हैं जो दोनों के अंदर कॉमन है, एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन। जबकि डीएनए में थायामीन होती है, इन 3 के अलावा 4 हो गई है, और आरएनए के अंदर यूरासिल होती है चौथी। ठीक है, तो दोनों के अंदर 4-4 है। ये 3 कॉमन, डीएनए में थायामीन और आरएनए के अंदर यूरासिल। तो पहली बात हमने देख ली, क्या हमने पढ़ा कि डीएनए के अंदर चाहे आरएनए हो चाहे डीएनए हो, एक बात है कि उनमें नाइट्रोजनस बेस मौजूद होगी। क्या मौजूद होगी? नाइट्रोजनस बेस मौजूद होगी। अगली बात लिखी हुई है पेंटोज शुगर। देखो इसी के स्टार्ट में हमने पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट्स की 3 कैटेगरीज होती हैं। एक को आप मोनोसेक्राइड्स का नाम देते हो, एक को आप ओलिगोसेक्राइड्स का नाम देते हो और एक को आप पॉलीसेक्राइड्स का नाम देते हो। मोनोसेक्राइड्स के बारे में आपने पढ़ा कि दे आर क्लासिफाइड ऑन द बेस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। कार्बन एटम्स की बेस पे हम उन्हें क्लासिफाई करते हैं। जब आप बेटा कार्बन एटम्स की बेस पे क्लासिफाई करते हो तो आपने मोनोसेक्राइड्स के अंदर पढ़ा C3 to C7 कार्बन एटम्स वाले मोनोसेक्राइड्स होते हैं।
एक ऐसा मोनोसेक्राइड जिसमें 3 कार्बन हो, आप उसे ट्राइओसिस का नाम देते हो। एक ऐसा मोनोसेक्राइड जिसमें 4 कार्बन हो, आप उसे टेट्रोसिस का नाम देते हो। एक ऐसा मोनोसेक्राइड जिसमें 5 कार्बन हो, आप उसे पेंटोसिस का नाम देते हो। और यहां पे कौन सा मेंशन है? पेंटोज शुगर मेंशन है। तो पहली बात तो क्लियर हो गई कि ये एक मोनोसेक्राइड है, ये एक कार्बोहाइड्रेट है, एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है, एक ऐसा मोनोसेक्राइड है जिसमें 5 कार्बन होते हैं। और आपने उसका जनरल फार्मूला वहीं पे पढ़ा हुआ था, CnH2O ब्रैकेट n। मैं n की वैल्यू 5 पुट करूं तो मेरे पास फार्मूला आ जाएगा C5H10O5। इसका मतलब है जो पेंटोज शुगर यहां पर मौजूद है उसका जो फार्मूला है वो C5H10O5 है। मैंने अभी तक नहीं बताया ये राइबोज है या डीऑक्सी राइबोज। देखो जो पेंटोज शुगर होती हैं वो 2 तरह की होती हैं। पेंटोज शुगर क्या होती हैं? 2 तरह की होती हैं। एक पेंटोज शुगर को आप कहते हो राइबोज, एक पेंटोज शुगर को हम कहते हैं राइबोज, और एक को आप नाम देते हो डीऑक्सी राइबोज। दोनों में फर्क क्या होता है? मैं फॉर्मूला ड्रॉ करता हूं इन द फॉर्म ऑफ रिंग और फिर बताता हूं। देखो ये आपको याद हो, मैंने आपको बताया था पाइरेन रिंग और फ्यूरेन रिंग, 2 तरह के रिंग। मैंने कहा था ग्लूकोज जो है वो पाइरेन रिंग बनाता है जबकि फ्रुक्टोज और राइबोज फ्यूरेन रिंग बनाते हैं। और आपको पाइरेन और फ्यूरेन का कॉन्सेप्ट याद होगा तो फिर ही हम यहाँ पे रिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं। फ्यूरेन रिंग में मैंने कहा था कि नंबर ऑफ कार्बन रिंग की फॉर्मेशन में 4 होते हैं, और अगर आप राइबोज का स्ट्रक्चर बना रहे हो वो 5 कार्बन है तो उसका 1 कार्बन रिंग के बाहर होगा, और रिंग होगा कैसा? 5 कॉर्नर रिंग होगा। पहले मैं 5 कॉर्नर बना लेता हूं, देखेंगे ऐसे 5 कॉर्नर। यहां पे कार्बन लगा दो, कार्बन नंबर 1, यहां पे कार्बन लगा दो, कार्बन नंबर 2, यहां पे कार्बन 3, यहां पे कार्बन 4। 4 कार्बन रिंग बनाएंगे। बाकी जितने भी कार्बन होंगे वो रिंग के बाहर होंगे। यहां पर ऑक्सीजन मौजूद है क्योंकि राइबोज जो है वो एक 5 कार्बन कंटेनिंग शुगर है, इस वजह से इसका सिर्फ एक ही कार्बन रिंग के बाहर है, एंड दैट इज द CH2OH। कार्बन नंबर 4 के नीचे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हाइड्रोक्सल लगाता हूं। कार्बन नंबर 1 के ऊपर हाइड्रोक्सल, नीचे हाइड्रोजन। कार्बन नंबर 2 के ऊपर हाइड्रोजन है, नीचे हाइड्रोक्सल है। कार्बन नंबर 3 के ऊपर हाइड्रोजन है, नीचे हाइड्रोक्सल है। ये जो मैंने फॉर्मूला ड्रॉ किया, ये मैंने ड्रॉ किया राइबोज का। मैंने शुगर्स लिखी 2 तरह की, एक राइबोज और एक डीऑक्सी राइबोज। तो याद रख लें राइबोज मौजूद होती है आरएनए के अंदर, और डीऑक्सी राइबोज किस में मौजूद होती है? डीएनए के अंदर। याद करना भी बहुत आसान है, आप उनके नाम से याद कर सकते हो। आरएनए को हम कहते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड। किस बेस पे कहते हैं? इस राइबोज शुगर की बेस पे, राइबो। डीएनए को हम कहते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। किस बेस पे कहते हैं? इस डीऑक्सी राइबोज शुगर की बेस पे। फर्क क्या है राइबोज में और डीऑक्सी राइबोज में? देखो ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3, ये 4 और ये 5 जो कि रिंग से बाहर है। राइबोज और डीऑक्सी राइबोज में क्या फर्क होगा? राइबोज में और डीऑक्सी राइबोज में क्या फर्क होगा? देखो बहुत सिंपल सा है। ये कार्बन नंबर 2 है, डी का मतलब होता है लेस, डी जो होता है ना डी, उसका मतलब होता है लेस, ऑक्सी यानी ऑक्सीजन लेस। ये जो कार्बन नंबर 2 है, कार्बन नंबर 2 से मैं एक ऑक्सीजन हटा दूं, देखो ये ऑक्सीजन हट गई, तो मैं कहूंगा कि ये अब डीऑक्सी राइबोज है। ये क्या है? डीऑक्सी राइबोज। तो राइबोज और डीऑक्सी राइबोज में एक ऑक्सीजन का फर्क है। और ये भी मस्ट है कि कार्बन नंबर 2 आप 3, 4, 5 से नहीं हटा सकते, कार्बन नंबर 2 ही है। कार्बन नंबर 2 से अगर एक ऑक्सीजन कम हो तो आप कहोगे कि ये डीऑक्सी राइबोज का स्ट्रक्चर है। इसका मतलब ये है कि हमने कहा था राइबोज का फार्मूला जो होता है वो C5H10O5 होता है, तो डीऑक्सी राइबोज का क्या होगा? C5H10O4। C5H10O4 दैट इज द फॉर्मूला ऑफ द डीऑक्सी राइबोज। राइबोज का क्या था? C5H10O5, जबकि डीऑक्सी राइबोज का क्या है? C5H10O4।
क्लियर होगी बात। तो ये डीऑक्सीराइबोज का है। अच्छा, ये जो मैंने रिंग स्ट्रक्चर बनाया है ना, इसमें पहले मैं आपको आखिरी फॉस्फेट ग्रुप बता देता हूं, मैं फिर बताता हूं कि ये तीनों चीजें आपस में कंबाइन कैसे करती हैं, तीनों चीजें आपस में कंबाइन कैसे करती हैं। आखिरी है फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप किस शक्ल में होता है? फॉस्फोरिक एसिड होता है H3PO4, लेकिन वो ऐसे फॉस्फेट की शक्ल में होता है। फॉस्फेट ग्रुप फॉस्फोरिक एसिड है लेकिन वो फॉस्फेट की शक्ल के अंदर मौजूद होता है, इस शक्ल के अंदर। क्लियर? तो हमारे पास जो है वो तीन चीज़ें इकट्ठी हो गई हैं। अब इन तीन चीज़ों को हमने अलग-अलग स्टडी कर लिया, अब हमने इनको इकट्ठा करना कि कैसे ये इकट्ठे होंगे। देखो, ये आपके पास एक पेंटोज शुगर है, मैं इसको दोबारा इधर ड्रॉ करता हूं पेंटोज शुगर को। देखो, ये पेंटोज शुगर, ये कार्बन 1, ये कार्बन 2, ये कार्बन 3, ये कार्बन 4 और पांचवा कार्बन रिंग से बाहर CH2OH। कार्बन 1 के ऊपर हाइड्रोक्सल है, नीचे हाइड्रोजन, 2 के ऊपर हाइड्रोजन है, नीचे हाइड्रोक्सल, 3 के ऊपर हाइड्रोजन है, नीचे हाइड्रोक्सल। देखो, इन तीन चीजों ने इकट्ठे ऐसे होना है कि ये जो कार्बन नंबर 1 है यहां पर नाइट्रोजनस बेस लगेगी। कौन सी नाइट्रोजनस बेस? चाहे वो एडिनिन हो, चाहे वो गुआनिन हो, चाहे वो साइटोसिन हो, चाहे वो थायामीन हो, चाहे वो यूरासिल हो, ठीक है, कोई भी। लेकिन यहां पर थायामीन इस वजह से नहीं लग सकती क्योंकि ये जो मैंने पेंटोज बनाया ये राइबोज बनाया। कार्बन नंबर 2 के नीचे हाइड्रोक्सल ग्रुप पर राइबोज है ना, थायामीन नहीं लग सकती क्योंकि हमने पहले ही पढ़ लिया कि आरएनए में 4 नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं, एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरासिल, जबकि डीएनए में एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायामीन। क्योंकि ये राइबोज का स्ट्रक्चर मैंने बनाया हुआ है, राइबोज आरएनए में होती है, तभी यहाँ पे थायामीन नहीं लग सकती कार्बन 1 पे। तो कार्बन नंबर 1 पे नाइट्रोजनस बेस लगनी है, कोई सी भी 4 लग सकती हैं। एडिनिन भी लग सकती है, गुआनिन भी लग सकती है, साइटोसिन भी लग सकती है, यूरासिल भी लग सकती है। अच्छा, ये जो नाइट्रोजनस बेस कार्बन नंबर 1 पे अटैच होगी ये कौन से बॉन्ड की मदद से होगी? वो बॉन्ड आप याद रख लें, कार्बन नंबर 1 पे नाइट्रोजनस बेस का अटैच होना थ्रू द एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। वैसे तो आपने पढ़ रखा है कि जो CO बॉन्ड होता है वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, CN बॉन्ड जो होता है ये पेप्टाइड बॉन्ड होता है। यहां पर जो नाइट्रोजनस बेस और कार्बन नंबर 1 ऑफ पेंटोज शुगर के दरमियान जो बॉन्ड बनता है वो CN बॉन्ड बनता है, लेकिन उस CN बॉन्ड को हम पेप्टाइड बॉन्ड नहीं कहते बल्कि हम उसे कहते हैं एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्लियर? तो आपसे पूछ लिया जाए कि एक पेंटोज शुगर में नाइट्रोजनस बेस कहां पे अटैच होती है, तो आप बता सकते हो कि नाइट्रोजनस बेस इज अटैच ऑन द कार्बन नंबर 1 ऑफ द पेंटोज शुगर। अब कार्बन नंबर 2 का रोल क्या होता है? कार्बन नंबर 2 जो है ये डिफरेंशिएट करवाती है राइबोज को और डीऑक्सीराइबोज को। कार्बन नंबर 2 ने ये डिफरेंशिएट करवाना है कि ये शुगर राइबोज है या डीऑक्सीराइबोज है। कार्बन नंबर 2 ने क्या करना है? राइबोज और डीऑक्सीराइबोज को डिफरेंशिएट करवाना है। कार्बन नंबर 3 जो है वो पॉलीमराइजेशन में इन्वॉल्व है। किसमें? पॉलीमराइजेशन। यानी कि एक न्यूक्लियोटाइड को दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ कनेक्ट करवाने में कार्बन नंबर 3 का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि यहां पर फ्री हाइड्रोक्सल ग्रुप होता है। क्या होता है? फ्री हाइड्रोक्सल ग्रुप। तो कार्बन नंबर 3 इज इन्वॉल्व इन द पॉलीमराइजेशन। क्या है? 3 इज इन्वॉल्व इन द पॉलीमराइजेशन। ये जो कार्बन नंबर 4 है ये रिंग का आखिरी कार्बन होता है, तो इससे हम कहते हैं इट इज इन्वॉल्व इन द स्टेबिलिटी ऑफ रिंग। इट इज इन्वॉल्व इन द स्टेबिलिटी ऑफ रिंग। रिंग की स्टेबिलिटी के अंदर कार्बन नंबर 4 इन्वॉल्व है।
कार्बन नंबर 5 जो है इसे हम कहते हैं इट इज अटैच विद द फॉस्फेट ग्रुप। कार्बन नंबर 5 इज अटैच विद द फॉस्फेट ग्रुप, इसके साथ अटैच होता है। अब ये कैसे अटैच होता है वो आप याद रख लें। इट इज अटैच विद द कार्बन नंबर 5 थ्रू द फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। फॉस्फेट ग्रुप इज अटैच टू कार्बन नंबर 5 थ्रू द फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड की मदद से अटैच होता है। आई बात समझ। अब देखो दोनों चीजें हमने अटैच करवा दी। नाइट्रोजनस बेस जिसे कार्बन नंबर 1 पे अटैच करवाया था, फॉस्फेट ग्रुप जिसे कार्बन नंबर 5 पे अटैच करवाया, राइबोस तो वैसे क्योंकि उसी के साथ, पेंटोस तो वैसे है क्योंकि उसी के साथ तो ये अटैच हो रहे हैं। जब ये तीन चीजें कंबाइन कर जाती हैं तो हम कहते हैं एक न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। क्या आता है? एक न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। फिर क्या होता है कि न्यूक्लियोटाइड्स आपस में कनेक्ट होते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर बनता है। तो हम कहते हैं ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर है आइदर इट इज कॉल्ड एज द डीएनए, आइदर इट इज कॉल्ड एज द आरएनए। हमने उनमें डिफरेंस देखना है कि हमें कैसे पता चलेगा ये डीएनए का मॉलिक्यूल है, ये आरएनए का मॉलिक्यूल। पहली बात तो हमें पता चल गई कि डीएनए और आरएनए दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर हैं। हमें एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर पता चल गया कि एक न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर में एक पेंटोज शुगर होती है, उस पेंटोज शुगर के कार्बन नंबर 1 के ऊपर नाइट्रोजनस बेस लगती है, कार्बन नंबर 5 के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप लगता है। तो उससे ये तीनों चीजें इकट्ठी हो जाती हैं, उन जो एक कलेक्टिव स्ट्रक्चर बनता है, आप उसको न्यूक्लियोटाइड का नाम देते हो। क्लियर? तो आपको एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर बखूबी पता चल गया। अब आप देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड के अंदर क्या है। देखो इन्होंने ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर दिया हुआ था उस स्ट्रक्चर को सम अप करके दिखाया हुआ है। देखो यहां पे ये न्यूक्लिक एसिड है। आप देखो ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 1 है। इस कार्बन नंबर 1 के ऊपर इन्होंने नाइट्रोजनस बेस की अटैचमेंट दिखाई, कार्बन नंबर 5 के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है। तो ये जो बनने वाला स्ट्रक्चर है इसको आप न्यूक्लियोटाइड का नाम दोगे। क्या नाम दोगे? दैट इज द न्यूक्लियोटाइड, जिसमें तीन चीजें ये एक साथ इकट्ठी हो गई हैं। अब आप देखो डीएनए में और आरएनए में फर्क क्या होता है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये डीएनए का स्ट्रक्चर है और ये आरएनए का स्ट्रक्चर है। फिर हम अगली बात देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हमारे पास मौजूद है स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए और आरएनए। सबसे पहला डिफरेंस उनके अंदर जो मौजूद है ना वो है न्यूक्लियोटाइड्स का। बेटा न्यूक्लियोटाइड्स अगर आप देखोगे तो डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइड्स होंगे हम उन्हें डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स का नाम देंगे, क्योंकि शुगर कौन सी होती है? डीऑक्सी राइबोस। तभी न्यूक्लियोटाइड को हम क्या कह रहे हैं? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड कह रहे हैं। जबकि आरएनए के अंदर जो शुगर मौजूद है, सॉरी आरएनए का जो न्यूक्लियोटाइड है उसे हम राइबो न्यूक्लियोटाइड कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? बिकॉज जो शुगर है दैट इज कॉल्ड एज द राइबोस शुगर, उसकी बेस पे हम कह रहे हैं कि ये राइबो न्यूक्लियोटाइड्स हैं। दूसरा डिफरेंस है पेंटोज शुगर का। डीएनए में डीऑक्सी राइबोस, आरएनए के अंदर राइबोस। तीसरा डिफरेंस है नाइट्रोजनस बेस का। जो डीएनए की नाइट्रोजनस बेसिस हैं वो एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायामीन है। एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायामीन, ये चार ऐसी नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं जो डीएनए के अंदर मौजूद होती हैं। जबकि आरएनए के अंदर एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरासिल मौजूद है। आरएनए के अंदर, आरएनए के अंदर क्या मौजूद है? एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरासिल आरएनए के अंदर मौजूद होता है। इसके बाद फिजिकल स्ट्रक्चर देखेंगे। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो डीएनए होता है ये डबल स्ट्रैंडेड होता है। डीएनए क्या होता है? डबल स्ट्रैंडेड होता है या डबल हेलिक्स होता है। आप आरएनए को देखो ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, लेकिन इसका हेलिक्स अगर आप देखोगे वो आपको डबल नजर आएगा। हेलिकल स्ट्रक्चर आप देखोगे वो आपको डबल नजर आएगा क्योंकि ये सेल्फ कॉइल्ड होता है। तो स्ट्रैंड आप देखोगे डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है। क्लियर? यानी कि डीएनए का स्ट्रक्चर आपको ऐसा नजर आता है, दो स्ट्रैंड्स, ये ऐसे सेल्फ कॉइल्ड। आप देखें ये 5 एंड, ये 3 एंड, ये 3 एंड,
ये 5 एंड, 2 स्ट्रैंड्स हैं और मजे की बात है दोनों एंटी पैरेलल हैं। अगर ये वाला स्ट्रैंड जो है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम है तो दूसरे को आप कहते हो वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम होता है। ठीक है, एक 5 टू 3 है, दूसरा 3 टू 5 है, 2 स्ट्रैंड्स हैं, बोथ आर एंटी पैरेलल स्ट्रैंड। आरएनए को आप देखोगे वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है और ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है ना ये सेल्फ कॉइल्ड हो जाता है। क्या हो जाता है? सेल्फ कॉइल्ड होता है आरएनए का सिंगल स्ट्रैंड। आरएनए के अंदर अगर मैं किसी एक आरएनए का स्ट्रक्चर बनाऊं तो देखो ये उनमें से किसी एक आरएनए का स्ट्रक्चर है। आरएनए की जो टाइप्स होती है ना उनमें से किसी एक आरएनए का मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं, ये ऐसा। क्लॉवर लीफ लाइक। जैसे ही हम आरएनए की टाइप्स पढ़ेंगे ना हमें अंदाजा होगा कि ये मैंने आरएनए में से किसका स्ट्रक्चर बनाया। अच्छा एक चीज आप नोट कर रहे हैं, मैं बार बार जो है वो 5 टू 3, 3 टू 5 लिख रहा हूं। इसका मतलब क्या है कि ये जो न्यूक्लियोटाइड आपस में कनेक्ट होंगे ना, एक न्यूक्लियोटाइड का 3 एंड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के 5 एंड के साथ कनेक्ट होगा, एक का 3 एंड दूसरे के 5 एंड के साथ कनेक्ट होगा, तभी मैं इधर 3 5 5 3 लिख रहा हूं। आई बात समझ? इधर भी ऐसे था 5 3 3 5। तो ये तो हमें फिजिकल स्ट्रक्चर का पता चल गया। उसके बाद है लोकेशन कहाँ पे होती है इनकी। देखो जो डीएनए होता है इट इज लोकेटेड इन द न्यूक्लियाई, यानी न्यूक्लियस के अंदर डीएनए मौजूद है। इसके अलावा एंड इन मच लेसर अमाउंट इन द माइटोकॉन्ड्रिया एंड द क्लोरोप्लास्ट, एक थोड़ी सी अमाउंट के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी मौजूद है। ये दो ऐसी ऑर्गेनेलीज हैं, माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट, इनका अपना डीएनए होता है। क्या होता है? अपना डीएनए होता है। फर्क क्या होता है उस डीएनए का एक यूजुअल डीएनए से? जैसे कि आप माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट पढ़ेंगे चैप्टर 4 में, आपको अंदाजा होगा कि इनका जो डीएनए होता है ना वो सर्कुलर डीएनए होता है, लेकिन आमतौर पर जो न्यूक्लियस का डीएनए होता है वो लीनियर डीएनए होता है, लीनियर डीएनए। लेकिन इनका कैसा होता है? सर्कुलर प्रोकैरियोटिक इन ओरिजिन होता है। अगर आप आरएनए की लोकेशन देखें तो न्यूक्लियोलस के अंदर मौजूद है। न्यूक्लियोलस के अंदर आपको न्यूक्लियस के अंदर एक ऐसा स्ट्रक्चर भी नजर आएगा जिसकी कोई बाउंड्री नहीं है, जिसे आप सब न्यूक्लियोलर स्ट्रक्चर कहते हैं, उसे आप न्यूक्लियोलस कह रहे हैं। वहां पर मौजूद है राइबोसोम्स के साथ साइटोसोल एंड इन द लेसर अमाउंट इन द अदर पार्ट्स ऑफ द सेल, यहां पर भी मौजूद है। अमाउंट को आप देखेंगे तो डीएनए की अमाउंट आपको कांस्टेंट इन ईच सेल ऑफ अ स्पीशी, हर तरह के सेल के अंदर आपको डीएनए की अमाउंट कांस्टेंट नजर आएगी, लेकिन आपको आरएनए की अमाउंट सेल टू सेल वेरी करती हुई नजर आएगी। डीएनए का रोल हेरिडिटरी होता है और आरएनए का रोल होता है प्रोटीन की सिंथेसिस करवाना, क्योंकि आपने पढ़ा कि डीएनए से आरएनए बनता है, प्रोसेस को आप ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस कहते हैं, और आरएनए से प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है, प्रोसेस को हम कहते हैं दैट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। तो आरएनए का काम क्या है? प्रोटीन बनाना। तो ये बेटा हमने देखा कि डीएनए और आरएनए के अंदर क्या डिफरेंस होता है। मज़ीद भी हम अपनी कुछ बातों को स्टडी करेंगे, लेकिन हम अपने लेक्चर को इधर ही वाइंड अप करते हैं जहाँ पे हमने अब तक पढ़ लिया। उम्मीद करता हूँ आपको तमाम बातें समझ आई होंगी। जो बातें समझ नहीं आई तो उसके बावजूद आपने क्वेश्चन कोई नहीं पूछना, इस स्लाइड को आप गौर से देख लें। अपना बेटा ख़ास ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।